नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जिन 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के लिए प्रचार का काम आज शाम 5 बजे थम गया। हिमाचल में शनिवार 12 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने सभी 68 सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के दूर दराज इलाकों में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर चंबा के पांगी की है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद पोलिंग टीम पोलिंग स्टेशन तक जा रही है। ये दृश्य बता रहे हैं कि हिमाचल के कई दूर दराज के इलाकों में मतदान कराना कितनी बड़ी चुनौती है, जिस पर चुनाव आयोग हमेशा ही खरा उतरा है। तो हिमाचल चुनाव की बात हो तो हमें देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पिछले दिनों 105 साल की उम्र में दम तोड़ा है। श्याम सरन नेगी हिमाचल के दूर दराज कल्पा इलाके में रहने वाले थे। 1951 से अब तक उन्होंने हर चुनाव में वोट डाला और इस बार भी वो 2 नवंबर को पोस्ट बैलेट से अपना वोट डाल चुके थे। उनके निधन पर चुनाव आयोग ने उन्हें खास तौर पर याद किया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। निश्चित ही चुनावों की गहमागहमी के बीच हिमाचल उन्हें याद करेगा। तो प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल प्रदेश में एक समय तिकोना चुनाव होता दिख रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी अब लगता है कि अधूरे मन से ही चुनाव में उतर रही है। ऐसे में मुख्य मुकाबला एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिख रहा है। कांग्रेस ने आखिरी दिन 68 विधानसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद रैली की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सिरमौर में रैली की और ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हिमाचल के दौरे में न आना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खलेगा जरूर। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र तक ले पहुंचे। बीजेपी इसे भी मुद्दा बना रही है। आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पालमपुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में रैली की। बीजेपी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है। कांग्रेस के पास कौन है? अरे विपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ हर 5 साल पर सत्ता बदलती रही है। 2084 से अब तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी ने सत्ता में दोबारा वापसी नहीं की है। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि इस बार वो रिवाज बदलेंगे। बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया और पार्टी उनके ही नाम को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पेंशन और इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है ताकि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए नियमित पेंशन प्लान तैयार किए गए हैं। यहाँ चुनावी मुद्दों में सबसे खास है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम वाजपेयी सरकार के दौर में 2003 में खत्म कर दी गई थी। इसके बाद से नई पेंशन स्कीम लागू है, जो कर्मचारियों के खुद के अंशदान पर आधारित है और इसे लेकर कर्मचारी कहीं भी खुश नहीं रहे। उधर कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में आई तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लेगी। कांग्रेस की दलील है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़
और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है और कांग्रेस सत्ता में आई तो ऐसा करने वाले हिमाचल देश का चौथा राज्य हो जाएगा। हिमाचल में एक और बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सितंबर में बेरोजगारी दर 9.2% थी, जो अक्टूबर में 8.6% हो गई, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय औसत 7.6% था। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 15 लाख बेरोजगार हैं। इनमें से 8.77 लाख लोगों ने राज्य के रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। जानकारों के अनुसार बेरोजगारी का यह हाल नई नौकरियों के मौके कम बनने और सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हिमाचल सरकार में 65,000 पद खाली पड़े हैं और बीजेपी सरकार ने उन्हें भरने के लिए कुछ नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश अपने सेबों के लिए जाना जाता है और राज्य का कोई भी चुनाव सेब किसानों के मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो राज्य में सेब से जुड़ा उद्योग संकट में है। सेब किसान अपनी फसल की बढ़ती लागत और कम आमदनी को लेकर नाराज हैं। खाद और कीटनाशकों की कीमत बढ़ गई है, ईंधन महंगा हो गया है, ऊपर से मौसम की मार सेब के लिए सबसे खतरनाक है। कृषि के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के उतरने से छोटे सेब कारोबारी परेशान हैं। सेब के कार्टन पर जीएसटी 12% से बढ़कर अब 18% हो गई। बड़ी कंपनियां अब सेब के भाव और क्वालिटी तय कर रही हैं, जिससे मजबूर किसानों को कई बार अपने सेब की फसल औने पौने दामों में बेचने पड़ने पर विवश है। तो हिमाचल प्रदेश में कई दूर दराज इलाके अब भी सड़कों से कटे हुए हैं। हिमाचल के करीब 18,000 गाँव में से 11,000 की यहाँ पे हैं जिन पे ठीक से सड़कें हैं और सड़कों से जुड़े हुए हैं, यानी करीब 40% गांव तक सड़क नेटवर्क नहीं है। अग्निवीरों का मुद्दा यहाँ भी है। केंद्र सरकार ने जब अग्निपथ योजना लॉन्च की तो पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसे लेकर सवाल उठे। हिमाचल प्रदेश के करीब 2,80,000 लोग सेना और अर्धसैनिक बलों में हैं, वहां से रिटायर हैं और सबके अलावा सत्तारूढ़ बीजेपी को इस बार अपने बागियों की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। करीब 1/3 से कुछ कम सीटों पर बीजेपी के बागी उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना रही है, हालांकि कांग्रेस के यहाँ भी ये परेशानी है। इस सिलसिले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के बागी विधायक कृपाल परमार के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के वायरल वीडियो की ओर सबका ध्यान खींच रही है और इस वीडियो के आधार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हिमाचल बीजेपी के बागी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कितने परेशान हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इस पुरानी रण पर, इस जो चुनावी रण पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत, हिमाचल बीजेपी के नेता संजय कुमार, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत और हिमाचल का लंबा दौरा करके लौटे चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। तो पहले मैं नमस्कार रावत जी, आप ही के पास आऊंगी, आप ही से समझना चाहूंगी इस समय अगर एक मुद्दा अगर हम लीडरशिप की कहें और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, आज प्रियंका गांधी पहुंची थी, उन्होंने रैलियां की। बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं है एक तरह से देखा जाए जो सीएम पद को लेकर, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को ले आते हैं। कांग्रेस को ये कमी खल रही होगी, कांग्रेस के पास ऐसा चेहरा है क्या? देखिए, प्रियंका गांधी जी में हम जो पहाड़ के लोग हैं, चाहे वो हिमाचल हो या और दूसरे हिमालयी राज्य हों, वो कहते हैं प्रियंका गांधी कैसी है, इंदिरा गांधी जैसी। और इंदिरा गांधी जी के साथ पहाड़ों का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है और हिमाचल तो राज्य का दर्जा ही उनके समय में मिला। डॉक्टर YS परमार की जितनी पॉलिसीज थी उनको इंडोर्स करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसलिए हमको उनके कैंपेन से प्रियंका जी के बड़ा भारी लाभ हो रहा है। और राहुल गांधी जी एक तपस्या में है, एक तपस्या है जो उनकी पदयात्रा है, तो उसकी आभा का लाभ भी हमको मिल रहा है। उसे पूरी कांग्रेस पूरे देश भर में उत्साहित है, हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, लोगों का परसेप्शन बदल रहा है, तो उसका लाभ भी हमको मिल रहा है। हमारे पक्ष में हिमाचल में 4 बातें हैं जो प्रबल रूप से हैं। पहली बात तो यह है, जयराम सरकार बिल्कुल खटारा
सरकार रही है। बहुत ही लैकलस्टर उनकी जो है परफॉर्मेंस रही है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, प्रशासन तंत्र उनका कोई अंकुश नहीं रहा है, बड़ा बुरी हालत है। कर्मचारियों में बड़ी भारी नाराजगी है, उनके मामलों को सुलझा नहीं पाए हैं। बेरोजगारी यदि देश दुनिया में हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, तो हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय हिमाचल में है। ये जो अग्निवीर योजना है उसने जितने ये पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जले में नमक डालने का काम किया है। लोगों में बड़ी भारी बेचैनी है, क्योंकि आर्मी में भर्ती होना हमारा ट्रेडिशन था। हम हर बाप, हर पूर्व सैनिक जो पहले भाजपा के समर्थन में जाता थे, वो एक सपना देखते थे कि मेरा बेटा भी जो है मेरी तरीके से तगमे लगा करके चलेगा। अब उनको मालूम है कि मेरे बेटे को तो तगमा लगाने का सौभाग्य मिलना ही नहीं है। तो हमारी सेना की जो परंपराएं हैं उनको इन्होंने नष्ट कर दिया। महंगाई का सबसे ज्यादा असर यदि किन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है तो पहाड़ों में पड़ता है, दूर दराज के क्षेत्रों में पड़ता है। और हिमाचल में और कठिन हो गया है, क्योंकि हिमाचल में सड़कों की हालत इस समय देश में सर्वाधिक बुरी है। इंटरनल सड़कें बड़ी ध्वस्त पड़ी हुई हैं। इसीलिए कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम आएंगे सत्ता में तो 5000 किलोमीटर सड़कों को हम रिपेयर करेंगे या नहीं बनाने का काम करेंगे। और हमको रोजगार के विषय में भी कहना पड़ा कि हम आते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख पद स्वीकृत करने का काम करेंगे, जिसमें से 63 से 65,000 पदों को हम भरने का काम करेंगे। हमको कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए उनके मामलों को सुलझाने के साथ साथ ये भी कहना पड़ा कि हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पहली मीटिंग में लागू करेंगे। सेब उत्पादक जितने भी हैं, दुग्ध उत्पादक, सेब उत्पादक, मशरूम उत्पादक, टमाटर उत्पादक, किन्नू उत्पादक, सब परेशान है। इन्होंने पैकेजिंग मटेरियल पर जीएसटी इतना बढ़ा दिया, और कुछ सड़कों की मार ने, कुछ मौसम की मार ने किसान बिल्कुल ध्वस्त पड़ा है। हमने इसीलिए वादा किया है कि हम किसानों को ये अधिकार देंगे कि वो मूल्य का निर्धारण कर सकें। दूध को खरीदने की गारंटी दी है, गोबर को खरीदने की गारंटी दी है। हमने एक पॉजिटिव नोट पर सारी बातें कही। ठीक है रावत जी, एक तरह से ठीक है, आप कह रहे हैं पॉजिटिव नोट, और आपने अपनी बात रखी, जनता तक तमाम नेता पहुंचना चाहते हैं। तो संजय कुमार जी, बीजेपी के आप हैं, अभी हमने सुना गृह मंत्री कह रहे थे परिवारवाद, लेकिन जो लीडरशिप का क्राइसिस तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी के सामने भी है। धूमल जी का परिवार ही आगे बढ़ रहा है, अगर है, आप कैसे क्या कहेंगे? बीजेपी के पास भी जी मोदी जी के अलावा तो कोई चेहरा नहीं है। निधि जी, मैं सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं इससे पहले, आपकी बात से पहले मैं आंसर देना चाहूंगा। भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं हरीश रावत जी, जिन्होंने जो एलिगेशन लगाए, मैं सबसे पहले तो उसको सिरे से निकालता हूं। ये जो कह रहे हैं, आज शायद इनको ये पता नहीं है, इनकी याददाश्त शायद कमजोर हो चुकी है, क्योंकि भारतवर्ष में अगर सड़कों का निर्माण के लिए जो है वो किसी को जाना जाता है तो आदरणीय श्री वाजपेयी जी को और श्री धूमल जी को हिमाचल में जाना जाता है। और श्री जयराम ठाकुर जी ने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सड़कें सबसे अच्छी दुरुस्त अगर की तो वो की है 6000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने जो आधी अधूरी सड़कें और जो प्रोजेक्ट इनके कार्यकाल में छूटे थे उनको पूरी करने का जो काम किया वो किया श्री जयराम ठाकुर जी ने और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसी तरह से जब आप बात करें, मैं अब आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आज झूठ के अलावा कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि एक मैंडेट सरकार को जब दिया जाता है तो उसकी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। 2012 से लेके 2017 तक कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, हमने उसको भली भांति पचाया और अपोजिशन में बैठे। आज ये लोग अपोजिशन में जब बैठे हैं तो सत्ता पाने के लिए ये छटपटा रहे हैं और ऐसे झूठे वादे ये कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, आपने अपनी ठीक है, मैं संजय जी मैं आपसे सिर्फ रोककर एक चीज पूछना चाह रही थी, मैं आपसे कहना चाह रही थी, आपने सड़क की बात सबसे पहले की, हरीश रावत जी ने भी नहीं लीडरशिप की बात का पहले जवाब दिया, ना आपने दिया, आपने सड़क का मुद्दा उठाया। सुनिए मेरी बात, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि आपने सड़क का मुद्दा उठाया। आप मेरा एक वो क्लैरिफिकेशन दीजिए, 7,882 गांव हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, इसमें 10,899 जो गांव हैं
वो रोड से, नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह लिंक्ड हैं और 3125 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन 39% के करीब ऐसे हैं जहां पे रोड्स नहीं है। टूरिस्ट एरिया की जो तमाम रोड्स हैं, मैं अभी हाल ही में गई थी, वहां पे बेहतरीन बनी हुई हैं, लेकिन जो आम आबादी है, जो गांव में हमारे रहती है, ये हमारा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण निवासी हैं, इतना उनको पैदल चलना पड़ता है, इतने दूर कनेक्ट अस्पताल है, तो रोड्स का सिस्टम में अभी काम करना है। जो अंदर घुसने जो काम करना चाहिए वो अभी 40% एरिया में करना है। जी, मैं यही बोल रहा हूं, पहाड़ों में जो रोड बनाना होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, परंतु जयराम ठाकुर जी की सरकार, जिसमें 2 वर्ष कोविड में निकल गए, परंतु उससे आज बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड जिस तेजी से काम हो रहा है, तभी धरातल पे एक आंकड़ा आया हुआ है। और 6000 किलोमीटर की सड़कें अगर किसी ने बनाई हुई है, और मेरा आई एम कोऑपरेटिंग माय स्टेटमेंट विद वन एग्जांपल कि जो शांता जी थे, उनको सिर्फ सड़कों वाले मुख्यमंत्री के लिए जाना जाता था, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जयराम ठाकुर ने, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं शशिकांत जी आपके पास आती हूँ, आपका क्या आंकलन है? अगर मैं सिर्फ ये लीडरशिप के मसले पर अगर बात करूं इस समय, तो आपका क्या आंकलन है? क्या ये चुनौती है? क्योंकि जो सीएम पोस्ट पर खींचतान अगर रिवाज को माने तो कांग्रेस, अगर सोचें भी कि चलिए कांग्रेस आएगी, तो वहां पे भी 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो और बीजेपी तो हम जानते हैं वहां पे प्रधानमंत्री का ही चेहरा है, उस लिहाज से क्या आंकलन आपका? बिल्कुल, कांग्रेस की मुझे लगता है जो पूरी रणनीति, और कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में इसी रणनीति पर चलती रही है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के उनके नामों में से किसी एक नाम पर नहीं जाती। जब वीरभद्र सिंह जी भी जब हिमाचल में नेतृत्व करते थे कांग्रेस का, उन्हें भी यह समस्या आती थी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार नहीं होता था आसानी से कि वीरभद्र सिंह को ही, इतने बड़े नेता को भी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे। पिछले कई चुनाव इसके उदाहरण है, और इसके लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी वीरभद्र सिंह जी को भी कि उन्हें नेतृत्व के तौर पे उन्हें घोषित किया जाए। और एक बार जब वो केंद्रीय मंत्री थे, स्टील मिनिस्टर थे, दिल्ली से जब वो वापस हिमाचल आए और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया ठाकुर कौल सिंह को हटाकर, तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी जद्दोजहद के बाद वे नेता डिक्लेयर हुए थे। तो एक तो कांग्रेस की नेतृत्व की थोड़ी सी नीति थोड़ी सी अलग है कि वो अपने नेतृत्व को घोषित करने से थोड़ा गुरेज करते हैं। और अब क्योंकि वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम जो बड़े कद्दावर नेता हिमाचल की राजनीति के रहे हैं, और दोनों के बीच में क्योंकि नेतृत्व को लेकर झगड़ा रहता था, तो यह निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान के समक्ष संकट यह रहता था कि किसी एक को करे तो किसको करे, नहीं तो नुकसान होगा। आज ये दोनों नेता प्रदेश की राजनीति में जिंदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर यही विकल्प था कि वो किसी को भी नेतृत्व के तौर पर पेश ना करे, और अलग अलग नेताओं में लोग इस बात को देखें, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी के बेस पर अगर वो वोट देना चाहते हैं, तो वो इस उम्मीद में रहे कि हो सकता है हमारे क्षेत्र का आदमी कल मुख्यमंत्री बन जाए, या दूसरे क्षेत्र के लोग इस आशा में वोट दे दें कि शायद हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री बन जाए। इस स्थिति में मुझे लगता है कांग्रेस ने बेहतर विकल्प ही चुना है। अगर कांग्रेस किसी एक को प्रोजेक्ट कर देती तो शायद उसे नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता। तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति के हिसाब से अगर आप देखें, मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहने वाली है, जो मेरा आकलन है। और जहां तक जी और आप पूरी कीजिए। जी जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने 5 साल इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है, और बीच में कई बार ये मांग अलग अलग, जैसे कि राजनीति में आमतौर पर होता है कि जो भी मुख्यमंत्री रहता है उसके खिलाफ एक पार्टी के अंदर हवा भी चलती है बीच बीच में। तो 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद या 4 साल के कार्यकाल के बाद यह बात कई बार आई कि जयराम जी को हटाया जा रहा है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, उन्हें हाईकमान उनसे खुश नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश नड्डा है, वो 1 साल पहले भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इस चुनाव में वो 3-4 बार कह चुके हैं कि जयराम ठाकुर ही उनके नेता हैं और वही नेतृत्व देंगे। जहां तक अनुराग ठाकुर जी का सवाल है और उनके पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का सवाल है, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और टिकटों के आवंटन नहीं हुआ था, तब तक एक जरूर प्रदेश में यह प्रचार था कि शायद धूमल जी वहां सुजानपुर टीरा से, जहां पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, शायद वो टिकट ले, और उन्हें अगर टिकट मिला तो एक नेतृत्व को लेकर एक बार फिर संशय की स्थिति पैदा होगी और शायद धूमल जी भी उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने लिखकर दे दिया हाईकमान को, और वो या तो लिखाया गया या उन्होंने लिखकर दिया, जो भी उसके कारण रहे हो,
लेकिन ये बात साफ हो गई कि धूमल जी के नेतृत्व में अब हिमाचल की भाजपा आगे नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया जब जगत प्रकाश नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यह क्लियर कर दिया कि जयराम ठाकुर ही हमारे नेता होंगे, कि अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, जिनका नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था एक दावेदार के तौर पर, कि वो फिलहाल हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो बीजेपी में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है और मुझे लगता है बीजेपी ने भी ये बड़े सोच समझकर इसका फैसला लिया है, क्योंकि जयराम जी ने 5 साल यहाँ पे राज किया है, उन्हीं के कार्य का आकलन करके लोग वोट देने वाले हैं और बीजेपी को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो लोग उन्हें वोट देंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से उनको प्रशासक के तौर पर जो उनकी भूमिका है, अगर मैं सुदीप आपको लेकर आऊं, अब ये कहा जाता है केंद्र पर निर्भर है, लेकिन तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने जो केंद्र में आला कमान है उन्हीं पर निर्भर होते हैं। देखिए निधि जी, यहाँ स्थिति थोड़ी दूसरी है। जयराम ठाकुर जी बहुत लंबे समय से राजनीति में है, वो चुनाव विधानसभा का कई बार जीते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्हें कभी भी प्रदेश के नेता के रूप में नहीं देखा जाता था। प्रेम कुमार धूमल जी का कद बहुत बड़ा था और शांता कुमार उनसे पहले बीजेपी के बड़े नेता थे। इस 5 साल के कार्यकाल में उनके बारे में जो लोगों का परसेप्शन है, वो परसेप्शन यही है कि वो अधिकारियों के बीच में उनकी पकड़ नहीं है, वो जो चाहते हैं वो काम भी नहीं करा सकते, और साथ ही साथ ये कि उनको बहुत हद तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो उनको पीछे से चला रहे हैं। तो एक पपेट जैसा मुख्यमंत्री की छवि उनकी बनी है। और जब अभी एक साल पहले ही 4 उपचुनाव हुए थे, इस 4 उपचुनाव में कांग्रेस को विजय मिली और बीजेपी की हालत अच्छी नहीं थी, खराब थी। मंडी लोकसभा जो सीएम का खुद का इलाका है, उस जगह कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीत गई थी। तो ये पूरी चीजें बताती थी कि बीजेपी के अंदर में जयराम ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा भरोसा विश्वास नहीं है। ठीक है रावत जी, मैं आपसे पूछूंगी, अब दूसरा एक मसला जो है बगावत का, जो बागी लोग हैं, पिछले बार 2017 में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस के लिए एक राहत की बात थी कि जो उसका वोट परसेंटेज था 41% था और बीजेपी का 49% था। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अब बगावत बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है, सत्ता पक्ष में बीजेपी है तो उनके नाम फेरिस्त ज्यादा है, लेकिन कितनी बड़ी चिंता है? अगर मैं पहले आप ही से पूछ लूं, चोपल पचड़ ये जगह हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस मन में सोच रही होगी कि हम आ सकते हैं, अगर रिवाज है, अगर इस बार बीजेपी कांग्रेस आए तो ये बगावत जिन्होंने की है, कितना बड़ा मसला है कांग्रेस के सामने? निधि जी, अभी हमारे 2 मित्रों ने, एक तो हिमाचल के ही बहुत ही सुपरिचित नाम है और दूसरे जिन्होंने पूरे एरिया का दौरा किया है, उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं जो मुझसे आपने पूछा है। आज स्थिति यह है कि भाजपा के अंदर तो सर फुटबॉल है। भाजपा के अंदर एक बात प्रचलित है, आमतौर पर किसी हिमाचली से आप शिमला में, कुल्लू में, मनाली में कहीं भी पूछ लीजिए, लोग कहते हैं भाई एक आदमी को निपटा दिया, और जिन आदमी को निपटा दिया उसकी बात अभी यहाँ पे जिक्र आया, उल्लेख आया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो है मुझ पर जंप कर जाएं, एकदम से कहें कि मेरी स्मृति कमजोर हो गई है, तो इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा। लेकिन जो लोगों में चर्चा है वो बिल्कुल आमतौर पर है, बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि न केवल पीछे से बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं नड्डा साहब, कई लोग कहते हैं कि वो फ्रंट सीट ड्राइविंग के लिए भी इच्छुक हैं। जयराम तो खाली चुनाव तक के लिए कुछ वहां के सामाजिक समीकरणों के कारण उनका नाम लिया जा रहा है। आज हमारा जो प्लस पॉइंट है, वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, इसका जितना हम समझते थे कि भाई उनके नेतृत्व में के बिना हम लड़ रहे हैं, उनकी स्मृति आज जो है कांग्रेस जनों को एक किए हुए, उनके एब्सेंस में कांग्रेस जन भावनात्मक रूप से एक होकर के लड़ रहे हैं। जो स्थिति पहले हमारे विषय में कही जाती थी सर फुटबॉल की, आज वो बीजेपी में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी को अपने एक बागी उम्मीदवारों को सीधे टेलीफोन करना पड़ा कि मेरा सवाल है, आप मेरी बात मानिए, आप बैठ जाइए करके। कांग्रेस के अंदर भी हैं, मगर ये संख्या बहुत ही नॉमिनल है और जो बागी हैं वो नाम मात्र के बागी हैं। और भाजपा के अंदर ये चीज बहुत गहराई तक फैल चुकी है और लोग इस चुनाव में
भावनात्मक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे झंडे में, हमारे प्रचार सामग्री में आदि में लोग वीरभद्र सिंह जी की छवि को देख रहे हैं। वो लंबे समय तक हिमाचल के साथ जुड़े रहे। हम पहाड़ के लोगों की एक आदत है, जिस समय तक हमारा नेता रहता है हमारे बीच में, हम लोग उसकी आलोचना करते हैं। जब वो नहीं रहता है तो हमारी भावनाएं उसको बहुत याद करती हैं, उनके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये चुनाव वीरभद्र सिंह नहीं है, मगर उनकी यादों के आलोक में हो रहा है, उससे भी कांग्रेस को बड़ी ताकत मिलती है। ठीक है संजय जी, जो मुश्किल तो बीजेपी की ज्यादा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम रिवाज बदलेंगे, इस बार हम दोबारा आएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तभी देश का, राज्य का विकास होगा। लेकिन बंजर है, सुंदरनगर, मंडी सदर मुख्यमंत्री का इलाका होते हुए भी यहाँ पर काफी बागी आपको देखने को मिल रही। कितना बड़ा नुकसान। और जो वीडियो वायरल हुआ, वो जो परमार हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा अगर पहले कर दिया होता। तो जो ये तमाम इतना बगावत है, खास तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ, इसके लिए बीजेपी क्या रास्ता निकाल पा रही है? निधि, माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड से आते हैं, और इस तरह की बातें जब हम लोग, इन्होंने बार बार कहा हम पहाड़ी हैं। सही मायने में हम सब यहाँ पे, मैं हिमाचल में बैठा हूँ, पहाड़ी लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। और जब कांग्रेस पहले भी यही व्याख्यान करती थी कि बीजेपी के उत्तराखंड में बागी हैं, यहाँ पे बागी हैं। बागियों को हालांकि काफी हद तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया हुआ है। हाँ, किसी ने विड्रॉ नहीं किया, फिर भी वो कार्यकर्ता जो है उनसे छटक कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं में जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे कार्यकर्ता मिलके, वो सब लोग अब इकट्ठा होके चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और आज ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, ताज वही रहेगा, रिवाज बदलेगा, अवश्य बदलेगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वर्ग, वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और काम करते हैं। और जैसे उत्तराखंड का जो हाल हुआ था, जैसे बोलते थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि वहां पे यही हाल है। परंतु हरीश जी इस बात को भली भांति जानते हैं, यही हाल वहां पे थे। तो इसी आधार पे ना तो बागी कुछ करेंगे ना, और क्योंकि उनका जो वोट, जो जिनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वोट है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने एक फैसले के साथ चलता है। ठीक है, तो आपको अपने कार्यकर्ता, ठीक है, आप कार्यकर्ता के बात पे विश्वास रख रहे हैं। अगर मैं सुदीप आपके पास आऊं, आपने एक लेख लिखा है जो ये बगावती हैं, आपने उस लेख में लिखा किस तरह से अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 से 90 हजार लोग हैं और उस पर असर पड़ सकता है। क्या क्या आकलन, क्या जमीनी स्थिति आपने देखी है? देखिए, हिमाचल में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर हैं वो यूपी बिहार जैसे 3 लाख 4 लाख नहीं है। यहाँ सब सारी कॉन्स्टिट्यूंसी 1 लाख से अंदर है और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी 70-75 हजार वोटर है। तो एक व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत प्रभाव से भी 2000-3000 वोटों का भी नुकसान करता है बागी प्रत्याशी, तो यहां वो 3000 वोट बहुत क्रूशियल है। ये इस हिमाचल में 70,000 के में आप ये मानिए कि 60,000 की पोलिंग होगी, अगर लगभग 80% पोलिंग हो रही है तब भी, और उसमें अगर 3% 3000 वोट नुकसान हो रहे हैं तो 5% का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत क्रूशियल है, इसलिए संजय कुमार जी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका काम है। लेकिन जो 15 के ऊपर लगभग बीजेपी के बागी हैं, कांग्रेस के 6 या 7 हैं, उसके मुकाबले ये उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि उनके ज्यादातर बागी मजबूत है। जी शशिकांत जी, आपके बागी जो ये है कितना बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनावों में? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि कोई भी चुनाव, मुझे नहीं लगता हिमाचल के जितने भी चुनाव हमने देखे आज तक, तो जिसमें बागी ना हो। बागी हमेशा रहे हैं और सभी पार्टियों में रहे हैं, लेकिन इस बार जहां तक बात करें, बिल्कुल ठीक कहा गया कि बागियों की समस्या थोड़ी भाजपा में ज्यादा है और 15 से भी ज्यादा बागी है। जो 15 तो इन्होंने कम मुझे लगता है 18-20 बागी अभी भी खड़े हैं जो मैदान में डटे हैं, और उधर कांग्रेस में 6-7 बागी हैं। और उसका शायद कारण ये रहा कि भाजपा ने एक हवा बना रखी है कि वो रिवाज बदलेंगे, और इसलिए वहां पर महत्वाकांक्षा भी लोगों में ज्यादा है। उन्हें लगता है कि सरकार आएगी तो अगर उनका टिकट कट गया, जो सिटिंग एमएलए जैसे बिलासपुर में जहां नड्डा जी, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का जो गृह
नगर है, गृह क्षेत्र है, जहां से वो खुद विधायक रहे हैं जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। वहां पर जो पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार थे वो भी बागी होकर खड़े हैं और वो बैठे नहीं। और इसी तरह से कई क्षेत्र हैं, अगर आप बात करें एक एक करके आप गिनेंगे तो बहुत सारे बागी हैं और सशक्त बागी हैं। और यह भी बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि बहुत ही वोटों के कम मार्जिन रहता है यहाँ पर जब जीत हार का, तो बागी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस स्थिति में निभाते हैं। और इसीलिए भाजपा की इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी यहाँ मैदान में डटी रहे। जैसा कि आपने अपने शुरू में भी कहा कि भाजपा अगर आम आदमी पार्टी यहाँ सशक्त मुकाबला देने की स्थिति में होती तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाली वोट बंट जाते और बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए बिल्कुल अच्छे रास्ते से आगे आ सकती थी। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहीं वजूद बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में जो बागी हैं वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। और पिछले चुनावों को अगर आप देखें तो ये वो प्रदेश है जहां 6 वोटों से भी एक बार रामदास मलांगड़ जो डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के, वो 6 वोटों के अंतर से जीते थे। कृष्णा बोनी सोलन में एक बार मुझे याद है शायद 27 वोटों के अंतर से जीती थी। इसी तरह कहीं 12 वोट, कहीं तो इस तरह का मार्जिन भी रहा है। पिछली बार के चुनाव में कई सीट्स ऐसी थी जहां 200 वोट, 250 वोट या 500 वोटों का अंतर था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि बागियों की वजह से, क्योंकि जो सरकार में है, जो सत्ता में है, सबसे ज्यादा चुनौती उन्हीं के सामने रहती है, क्योंकि ज्यादातर लोग नाराज रहते हैं। क्योंकि हिमाचल की अगर आप स्थिति की बात करें, जिस तरह से आप विकास को लेकर, सड़कों को लेकर आपने चर्चा की, मेरा मत बिल्कुल अलग है। मुझे यह लगता है कि विकास का मॉडल है ये स्टेट, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे रावत साहब, इन्हें भी पता है कि यहां पर हिमाचल में जो है विकास कोई समस्या नहीं रही, कोई भी पार्टी रही हो। और इस बात को जयराम ठाकुर जी भी कह चुके हैं, वीरभद्र सिंह जी भी कहते रहे हैं, शांता कुमार जी भी कहते रहे हैं और धूमल जी भी कहते रहे हैं कि विकास के मामले में एक निरंतर प्रक्रिया इस प्रदेश में जारी रही है, कोई भी पार्टी रहे। और जब 50 साल पूरे हुए तो गैर राजनीतिक स्तर पर सभी लोगों ने इस बात को माना कि 50 सालों में हिमाचल के विकास में सभी पार्टियों का योगदान बराबर रहा। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो विकास है वो एक सिस्टम के तहत लगातार होता रहता है, निरंतर होता रहता है, और उसमें यहाँ का जो सिस्टम बना है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट होती है उसमें कभी भी इस वजह से वो नहीं होती कि विकास ज्यादा नहीं हुआ या कम हुआ। सड़कें हर राज्य में बनती है, पानी हर राज्य में दिया जाता है, लोगों को बिजली मिलती है, सब कुछ उसी तरह से चलता है। एंटी इनकम्बेंसी जनरेट होने का जो कारण है वो एक निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मुख्यमंत्री रहे रावत साहब ये जानते हैं कि आप मान लीजिए 9 लाख बेरोजगार हैं, कोई भी सरकार 9 के 9 लाख को रोजगार नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख बेरोजगारों को भी अगर रोजगार देंगे तब भी 7 लाख बेरोजगार रह जाएंगे, और वो 7 लाख फिर ऐसे होंगे कि जो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो आपने एंटी इनकम्बेंसी रोजगार देने के बाद भी जनरेट की। इसी तरह से यहाँ तबादलों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चलती है, कर्मचारी बहुल इलाका है। तबादलों में क्या रहता है कि एक ही जगह पर पोस्टिंग पाने वाले लोगों की संख्या 10-10, 15-15 रहती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति का तबादला वहां पे करते हैं तो जो बाकी लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं। यह एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है जिसका कोई भी सरकार उसका पार नहीं पा सकती, और यही वजह है यहां सरकारें बदलती हैं। अगर आप याद करें 1998 की स्थिति, मुझे लगता है 1998 में राजा वीरभद्र सिंह जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इतनी पॉपुलर सरकार थी उस समय की वो, और उस समय कहा जाता था जिस तरह की यह सरकार वापिस आएगी। और वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री 1998 में थे, भाजपा में यह स्थिति थी कि शांता कुमार को भाजपा हाईकमान द्वारा भी उस समय आगे नहीं लाया जा रहा था, और धूमल जी को कहा गया, जबकि उन्हें कोई उसमें परिचय उनका नहीं था, कि आप प्रदेश का नेतृत्व करें। और पहले कहा गया कि बिंदुले की बारात है, और बहुत ही बुरी स्थिति में बीजेपी थी। उस हालत में जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी 1998 में कि राजा वीरभद्र सिंह ने 4 साल बाद ही चुनाव की घोषणा कर दी। हालांकि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि 1 साल पहले मैं चुनाव इतनी पॉपुलर है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं है नहीं, और भाजपा का जो हाउस है वो डिवाइडेड है, बुरी हालत में है, तो मैं जीत के आऊंगा। अब जो एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात कर रहा हूं, आप इसका अंदाजा लगाएं कि जो सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी 1998 में कि 1 साल पहले चुनाव में चली गई, वो सरकार भी वापस नहीं लौट पाई। और वीरभद्र सिंह उस समय 6 दिन के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद वो बहुत बड़ा कांड हुआ, एक व्यक्ति को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी की 28 सीटें आई थी, 29 सीट आई थी, एक व्यक्ति का निधन हो गया तो 28 रह गई थी। उसके बाद कांग्रेस, सुखराम जी की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस थी, 4 सीट उनकी आई थी और 32 सीट कांग्रेस की आई थी। तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वीरभद्र सिंह गए थे, अगर आप उस माहौल को याद करें तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है हिमाचल में किसी सरकार को वापस लाना। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी है व्यक्तिगत लेवल पर रहती है, और इन्होंने खुद कहा कि 1-1 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 75,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर व्यक्ति को यह उम्मीद रहती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी तरीके से तमाम चीजें रखी शशिकांत जी, आप लोग सब जुड़े। और वाकई हर सरकार दावा करती है और करती भी है, कोशिश भी करती है काम करने का, लेकिन विपक्ष भी है, वो भी चाहता है कि उनकी सरकार आए। तो क्या रिवाज बदलेगा हिमाचल प्रदेश में, या बना रहेगा, या निरंतरता रहेगी, देखना होगा। बहरहाल हिमाचल वासी निकलें शनिवार को और वोट करें और हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं। तो एक आप लोग तमाम लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं, प्राइम टाइम में लौटेंगे एक और खबर के साथ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत 103 दिन जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए। कोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना बताया। शिवसेना उद्धव गुट का लगातार दावा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर संजय राउत की गिरफ्तारी की गई। इसके बावजूद बाहर निकलने पर संजय राउत ने कहा है कि उनके मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं है। संजय राउत ने ईडी के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। ये भी कहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। ऊपर से संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और साथ ही राज्य के कुछ कामों को सही भी ठहरा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जमानत पर बाहर आने के बाद संजय राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? एक रिपोर्ट। 103 दिन बाद जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे तो उद्धव ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। रश्मि ठाकरे ने माथे पर टीका लगाया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों के सामने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्यों ना ईडी को बंद कर दिया जाए। कल की जो उनके ऑर्डर है, मुझे लगता है कि देश के लिए वो मार्गदर्शक होगी। और ये जो सरकार है सिर्फ राज्य की नहीं, केंद्र की, लगता है कि ये जो केंद्रीय संस्थाएं इनके पालतू जानवर हो गए, पालतू जानवर, तो उनकी भी एक ज्यांना मराठीत विश्वासार्हता म्हणतो वो तो खत्म हो चुकी है। और अब किसी ने पूछना चाहिए कि इसी तरीके से अगर ईडी अपना कामकाज करती रहेगी तो क्या ईडी कार्यालय बंद होना चाहिए क्या? संजय राउत की जमानत पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला विपक्ष के इन आरोपों को बल देने वाला है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि फैसले में साफ शब्दों में लिखा है कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध थी। संजय राउत ने भी बुधवार की रात जेल से निकलने के बाद कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिल्ली से आया था और अब वो पछताएंगे। लेकिन गुरुवार सुबह अचानक से उनके तेवर बदले नजर आए। सुबह मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उनके मन में किसी के प्रति गुस्सा नहीं है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ, कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? और मैंने पढ़ा है, जब मैं जेल में था फडणवीस जी ने कहा था कि जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई वो कम होनी चाहिए, और मैंने उनका स्वागत भी किया। संजय राउत की रिहाई पर उनके घर के पास बैनर लगा था कि टाइगर इज बैक, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत की भाषा बदल गई? मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता आपको एक नेता के रूप में मिलती है, जैसे कि सांसद और विधायक दोनों को विशेष रूप के कुछ अधिकार हैं, बातें कहने के और अपनी कुछ कार्रवाई करने के। जो अधिकार जेल में जाने के बाद पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं, जो ठंडे पड़ जाते हैं सारे, तो उनको ये अभी पता चल गया होगा कि संसद में बात करना, अपना पक्ष रखना एक अलग बात है, लेकिन जेल जाने के बाद कोई किसी का नहीं है। जो कानून के दायरे में आ गया वो फंस गया। तो मुझे लगता है ये बात उनको रोक रही है कि ये सारा कहना उनको पड़ रहा है। इसके पीछे मुझे यही कारण लगता है। संजय राउत की जमानत पर फैसले में अदालत ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी पर तो तेजी दिखाती है, लेकिन मुकदमा चलाने में सुस्त हो जाती है। साफ है, संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट का आया फैसला देश की सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का अच्छा मौका है। लेकिन ईडी पर संजय राउत की चुप्पी ने
मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त जैसी हालत बना दी है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया। गुरुग्राम के सेक्टर 9 के चिंतल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी ब्लॉक को गिराया जाएगा। ये वही सोसाइटी है जिसकी डी ब्लॉक की 6 मंजिलें फरवरी में एक के ऊपर एक गिर गई थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसी सोसाइटी के E और F ब्लॉक को भी प्रशासन ने तुरंत खाली करने के आदेश दिए हैं। IIT दिल्ली के अध्ययन में इन ब्लॉक्स में बुनियादी खामियां पाई गई हैं और वो रहने के लिहाज से खतरनाक बताई गई हैं। लेकिन इन ब्लॉक्स के लोग अपने फ्लैट्स खाली करने के फरमान से नाराज हैं और इसके लिए राजी भी नहीं हैं। उनका सवाल है कि बिल्डर की गड़बड़ी का खमियाजा वो क्यों भुगते। इस खूबसूरत और चमचमाती सोसाइटी के 3 ब्लॉक खोखले हैं। करोड़ों की कीमत वाले इन फ्लैट्स में दरारें हैं और ये रहने लायक नहीं। E और F ब्लॉक में तो लोहे की मोटी छड़ें इमारत को सहारा दे रही हैं। अश्विनी अपने घर के हर कोने में पड़ी दरारों को दिखाते थक नहीं रहे। अंदर से बाहर हर जगह दरार। और ये अब यहाँ से देखोगे ना, डर हर वक्त का है, पर बिना किसी लिखित आश्वासन के घर खाली करने को राजी नहीं। कहा जाता है जान है तो जहान है। अब यहाँ पे जान पर भी आफत है, हर दिन आपको चिंता लगी ही रहती होगी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि खाली कर लेना चाहिए? देखिए अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक हम खाली नहीं करेंगे। हमें पहले सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम या फिर कोई मतलब ऐसे आश्वासन दिए जाएं जिससे सारे के सारे निवासी आश्वासित हो, तभी कुछ स्टेप लेंगे। किसी की तो जमा पूंजी लगी है, पर जो किराए पर हैं उनके लिए भी घर खाली करना आसान नहीं। हर दिन कपड़े सुखाने में ये लोहे का सपोर्ट देखकर जी तो घबराता है, जान अटकी है, पर घर छोड़ना मुश्किल है। डेली हमारी रात को एक बार तो डिस्कशन जरूर होती है कि भाई कब खाली करें, कैसे करें, कहाँ देखें। और अभी आए हुए 7-8 महीने भी नहीं हुए यहाँ पे। हर साल मकान चेंज करना है, मतलब कोई इजी टास्क नहीं है हमारे काम मकान चेंज करना बार बार। एक बार चेंज करने के बाद भी महीना भर तो सेटल होने में लग जाता है। तो वही सारी टेंशन है। अब यहाँ पे नया फर्नीचर लाने की सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं कि नए मकान में जाएंगे वहां लेंगे। वहीं चिंतल्स पैराडीसो का ये डी ब्लॉक गिराया जाएगा। इस साल फरवरी में इसकी 6ठी मंजिल से नीचे तक का डाइनिंग स्पेस अचानक गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब यहाँ से बेघर हुए लोगों को आसरा तो मिला, पर कोई ठोस आश्वासन नहीं। हमारे को एक ऐसा फ्लैट दें जो इसके जैसा ही हो, हमारी मेन रिक्वायरमेंट यही। फ्लैट को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि इधर वी गेट अ रिप्लेसमेंट इन द सेम सोसाइटी फॉर द सेम फ्लैट और वी गेट द राइट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन। प्रशासन ने डी ब्लॉक को गिराने और E और F ब्लॉक को तुरंत खाली करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस आदेश पर RWA को ऐतराज है। तो हम लोग तब तक टावर खाली नहीं करेंगे तब तक हमें या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना देने या हमारा रहने का करें और एक कमिटमेंट हो विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी तीसरी डिमांड पे हम कोई बात नहीं कर रहे। बाकी हम प्रशासन के आदेश से बड़े नाराज हैं। वो यूनिलैटरल अपना बैठते हैं और एक आदेश पारित कर देते हैं, ना तो हमसे डिस्कस करते, ना प्रॉब्लम को समझते। कहते हैं जान है तो जहान है। यहाँ जान जोखिम में है, पर हर जोखिम मंजूर, क्योंकि इस जहां को बनाने में पूरी पूंजी लग गई। यहाँ रहने पर भी जान पर बनी है, निकलेंगे तब भी जान पर ही आएगी। तो एक तरफ प्रशासन का फरमान है, दूसरी तरफ यहाँ रहने वालों की अपनी चिंताएं और फिक्र। गुरुग्राम से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।